जय हिंद। आज हम चर्चा करेंगे सिविल सेवा आचरण नियमों के बारे में। तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965, इसमें कुल 26 नियम दिए हुए हैं और ये नियम 23 जुलाई 1965 से प्रभावशील हैं। 23 जुलाई 1965 से प्रभावी हैं। ये नियम मध्य प्रदेश राज्य की जितने भी शासकीय सेवक हैं उन सभी पर एप्लीकेबल हैं, सभी पर लागू होते हैं। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं उन पर ही लागू नहीं होते। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज से जो हैं IAS, IPS, IFS, ये सिविल सेवा आचरण नियम मध्य प्रदेश शासन के लागू नहीं होते हैं। और राज्यपाल महोदय चाहें तो किसी अन्य पद को भी इन नियमों के पालन से छूट दे सकते हैं या वाइस वर्सा किसी अन्य पद को इसमें शामिल भी कर सकते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण नियमों की हम चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण नियम इसमें से अधिकांश हम जानते भी हैं, बस उसको ये हमें ध्यान नहीं है कि किस पर्टिकुलर नियम के संदर्भ में है, तो आज हम उसको भी पढ़ लेते हैं। नियम 3 में दिया गया है कि प्रत्येक शासकीय सेवक पूर्ण रूप से सन्निष्ठ रहेगा। तो हर शासकीय सेवक से अपेक्षा की जाएगी कि वो शासन के प्रति निष्ठावान रहे, सन्निष्ठ रहे, कर्तव्यपरायण रहे, अनुशासन में रहे, कोई अनुशासनहीनता नहीं करेगा, अपने कार्यों में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करेगा, समय के हिसाब से उसको काम करना रहेगा, कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जो एक शासकीय सेवक के लिए अशोभनीय माना जाए, अपने कर्तव्यों के पालन में किसी प्रकार की अशिष्टता नहीं करेगा। इसके अलावा ये भी है कि शासन की जितनी भी नीतियाँ हैं उन सभी का उसको पालन करना होगा। अगर शासकीय सेवक को कोई शासकीय आवास गृह आवंटित किया जाता है तो वो उसे किराए पर या पट्टे पर नहीं देगा और न तो उसका वो व्यावसायिक उपयोग ही करेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को देगा कि वो किसी प्रकार का लाभ अर्जित करे शासकीय आवास से। इसमें फिर विवाह के लिए जो आयु निर्धारित है, चाहे तो शासकीय सेवक के विवाह की बात हो या उसके बच्चों की विवाह की बात हो, तो जो शासन की तरफ से न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष, उस हिसाब से ही उसको आगे परस्यू करना होगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए जो शासन ने नियम बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उसका पालन करना पड़ेगा। वन्य जीवों की रक्षा के लिए जो नियम बनाए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए भी जो नियम बनाए हैं, नीतियाँ बनाई हैं, उसका भी शासकीय सेवक को पालन करना होगा। शासकीय सेवक से ये भी अपेक्षा की जाती है कि वो महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करे। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से वो विरत रहेगा, मतलब महिलाओं के विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं करेगा। तो ये नियम 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं और अधिकांश जो विभागीय जांच, निलंबन या दीर्घ शास्ति देने की कार्रवाई की जाती है शासकीय सेवकों के विरुद्ध, तो नियम 3 में से ही उसका बहुत विवरण निकलता है। आगे हम नियम 4 देखते हैं, जिसमें ये दिया गया है कि अगर शासकीय संरक्षण प्राप्त किसी प्रकार का निजी उपक्रम है तो कोई शासकीय सेवक ऐसी अनुशंसा नहीं करेगा कि अपने परिवार के सदस्यों को उसमें नौकरी दिलाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करके और अनुशंसा करे, तो उसको अनुशंसा नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के निजी उपक्रम जो शासकीय संरक्षण प्राप्त हैं उसमें अपने रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को नौकरी दिलाने के लिए। नियम 5 में ये बताया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक राजनीतिक क्रियाकलापों में और गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। जैसे आपने आसपास सुना ही होगा कि हम शासकीय सेवक हैं इसलिए हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। तो नियम की अगर हम बात करें तो वो सिविल सेवा आचरण नियम 5 के अंतर्गत आता है। अब हम आचरण नियम 6 के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें ये चीज़ दी गई है नियम 6 में कि कोई भी शासकीय सेवक ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जैसे देश की संप्रभुता पर, एकता, अखंडता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और कोई भी शासकीय सेवक किसी भी मामले में किसी भी तरह से हड़ताल का सहारा नहीं लेगा और नहीं ऐसी हड़तालों को वो प्रेरित करेगा, इंस्पायर नहीं करेगा ऐसी हड़तालों को। अब जब हम ये सोचने में आता है कि फिर तो जो कर्मचारी संगठन है वो तो हड़ताल करते हैं, है ना। तो ये है इसमें कि जो संगठन है वो पंजीकृत रहते हैं, शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त रहते हैं और हड़ताल करने के पहले उनको शासन से अनुमति लेनी पड़ती है इसी नियम 6 के तहत।
और कई बार ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हड़ताल अवधि का वेतन नहीं दिया जाता और उतना सर्विस ब्रेक मान लिया जाता है। बाद में फिर उसमें विचार विमर्श होकर कुछ अलग डिसीजंस हो सकते हैं, पर प्रीमा फेसी तो ये रहता है। तो ये बात भी हमको नियम 6 के अंतर्गत ध्यान रखनी है। नियम 7 हमने अवकाश में भी पढ़ा है कि कोई भी शासकीय सेवक जो है बिना अपने अवकाश की स्वीकृति कराए उसे अवकाश पर नहीं जाना चाहिए जब तक कि कुछ आपात परिस्थितियां न हों, और अगर आपात परिस्थितियां हैं तो भी अपने कार्यालय प्रमुख को उसे सूचित करना चाहिए। तो सिविल सेवा आचरण नियम 7 ये बताता है कि बिना अवकाश की स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। नियम 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये रेस्ट्रिक्शन है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी भी जो भी संघ वगैरह है उसमें शामिल नहीं होता है अगर ऐसे संघ का उद्देश्य और उसकी गतिविधियां देश के प्रभुत्व और अखंडता के प्रतिकूल हों तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होगा, उसका सदस्य नहीं बनेगा। ये नियम 8 में बताया गया है। नियम 9 में बताया गया है कि कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य प्रकाशन का संचालन नहीं करेगा। मतलब वो किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने में कोई भूमिका नहीं निभा सकता जब तक कि वो शासन की पूर्व स्वीकृति ना ले ले, और अन्य प्रकाशन भी नहीं करेगा। यानी वो अगर कोई बुक वगैरह पब्लिश करना चाहता है तो वो भी नहीं कर सकेगा ये नियम 9 के तहत। जैसे आपने आसपास देखा भी होगा कि अगर किसी को कोई बुक लिखनी है तो वो पहले अनुमति लेते हैं, इसके बाद फिर उसका पब्लिकेशन होता है अनुमति के मद्देनज़र। और नियम 10 हमें ये बताता है कि कोई भी शासकीय सेवक किसी भी प्रसारण माध्यम से केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो भी नीतियाँ चल रही हैं उसकी कोई आलोचना नहीं करेगा, प्रतिकूल आलोचना नहीं करेगा। ये नियम 10 बताता है। मतलब ये कि हम जब राज्य शासन की सेवा कर रहे हैं, हम राज्य शासन के सेवक हैं, तो हमें केंद्र या राज्य की जो नीतियाँ हैं उसको आलोचना प्रतिकूल रूप से नहीं करना चाहिए। ये नियम 10 में बताया गया है। नियम 12 हमें ये बताता है कि कोई भी शासकीय सेवक अनधिकृत रूप से कार्यालय की कोई भी जानकारी, कोई भी शासकीय जानकारी प्रकट नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को। तो प्राधिकृत अगर हम बोलते हैं या अधिकृत बोलते हैं तो इसमें कार्यालय प्रमुखों को छूट दी गई है। उनको कुछ बताया गया है कि वो अपने कार्यालय से संबंधित किस प्रकार की जानकारियां हैं जो किसी पत्रकार को दे सकते हैं, किसी पब्लिक को दे सकते हैं, ये चीज़ उसमें बताई गई है। और जैसे गुप्त बात अधिनियम बताया गया है उसमें ये है कि जहाँ ऐसी जानकारियाँ हैं तो हर कोई ऐसा नहीं कि हम कार्यालय में बैठे और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और किसी ने आके हमसे मांगा तो हमने उसे दे दिया। और आरटीआई की बात इससे अलग है, उसकी भी पूरी प्रोसेस होती है कि कौन सी जानकारी दी जा सकती है और कौन सी नहीं। तो जहाँ मौखिक रूप से देने की बात भी आती है तो हम बिना किसी अधिकार के, बिना अपने कार्यालय प्रमुख की अनुमति के उसको नहीं दे सकेंगे। अगला नियम हम इसमें पढ़ते हैं कि नियम 13 क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है, क्या प्रतिबंध लगाता है। तो कोई भी शासकीय सेवक सक्षम अधिकारी की जब तक पूर्व स्वीकृति नहीं होगी किसी भी काम के लिए चंदा इकट्ठा नहीं करेगा। जो ऑफिस में आपने अक्सर एक प्रक्रिया देखी होगी कि कंट्रीब्यूशन किया जाता है, पर इसके लिए यह है कि पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। नियम 14 फिर रिस्ट्रिक्ट करता है हमको किसी से भी उपहार लेने के लिए। कुछ एक अपवाद इसमें दिए गए हैं जिसमें एक सीमा लगाई गई है कि चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवक है तो 500 रुपये, तृतीय श्रेणी है तो 750 रुपये, और द्वितीय प्रथम श्रेणी के लिए 1500 रुपये, ऐसा उसमें प्रावधान है सिविल सेवा आचरण नियम में जो संशोधित प्रावधान है। और इसके अलावा किसी भी प्रकार का अगर हम उपहार लेते हैं और उस कीमत से ज़्यादा जाता है तो हमें शासन को इससे अवगत कराना पड़ेगा। इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि हम उपहार स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो अपने परिवार के किसी सदस्य को देने के लिए बोल दें, वो भी नहीं किया जा सकेगा इस नियम 14 के प्रावधान के तहत। और इसमें फिर ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी शासकीय सेवक दहेज ना तो लेगा न देगा, नहीं इसके लिए प्रेरित करेगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि ये शासन की नीतियाँ हैं, इसके लिए दहेज निषेध है ना। और नियम 15 की हम बात करते हैं तो इसमें हमें ये देखना है कि कोई भी शासकीय सेवक जब तक उससे शासन की अनुमति नहीं मिल जाती है, शासन की ये मंशा है कि ना तो वो कोई सम्मान पत्र ले, ना कोई प्रशंसा पत्र ले, ना कोई अभिनंदन पत्र ले। तो अगर इस प्रकार का कोई पब्लिक उसको दे रही है तो उसको पहले शासन के संज्ञान में लाना होगा और उसकी अनुमति लेनी होगी।
नियम 16 ये बताता है कि कोई भी शासकीय सेवक शासन की अनुमति के बिना कोई भी व्यापार नहीं करेगा, कोई अन्य सेवा भी नहीं करेगा। कोई भी शासकीय सेवक शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना केवल ये काम कर सकता है। कभी कभार होने वाले जो साहित्यिक कार्यकलाप हैं, कलात्मक हैं, वैज्ञानिक प्रकृति के क्रियाकलाप हैं, उसमें भाग ले सकता है। कोई सामाजिक या चैरिटेबल प्रकृति के क्रियाकलाप हैं, उसमें भाग ले सकता है। जो खेल कूद की गतिविधियां हैं, उसमें भाग ले सकता है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रखना है कि यदि शासन ने इसके लिए मना कर दिया है, कोई ऐसा आदेश जारी कर दिया है कि इन गतिविधियों में भाग नहीं लिया जाएगा, तो फिर ये कभी कभार की गतिविधियों में भाग लेना भी बंद करना। नियम 16 के तहत ही ये भी है कि अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है या किसी और परीक्षा के लिए अनुमति देनी है, तो फिर हमको शासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये भी नियम 16 बताता है। आगे नियम 18 में दिया गया है ऋणग्रस्तता या ऋण शोधन क्षमता। तो शासकीय सेवक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो अपने निजी कार्यों का प्रबंध इस प्रकार किससे करे कि सामान्य तो उसको ऋण लेने की आवश्यकता ना पड़े। लेकिन इसका यह आशय नहीं है नियम 18 का कि अगर हमको हाउस बिल्डिंग लोन लेना है, बच्चों की शिक्षा के लिए लोन लेना है, तो हम वो रिस्ट्रिक्ट करें। कुल मिला के ये आशय है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारे जाएं। आपको जो भी ऋणदाता है आपका, वो ऐसी स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न न की जाए कि वो आपके कार्यालय प्रमुख को, शासन को पत्राचार करे कि आप ऋण जमा नहीं कर रहे हैं। तो इसका आशय ये है कि अधिक ऋण न लिया जाए, उतना ही लिया जाए जितने की आप भरपाई कर सकते हैं। अब नियम 19, हम लगभग सभी इससे विज्ञ हैं कि जब कोई भी शासकीय सेवक सेवा में आता है तो प्रथम बार जब आता है तब भी उसको अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना पड़ता है, और हर साल अचल संपत्ति का विवरण एक निर्धारित प्रपत्र में दिया जाता है। तो चल हो या अचल संपत्ति हो, स्थावर या जंगम संपत्ति, यदि आप उसका लेन देन कर रहे हैं, क्रय विक्रय कर रहे हैं, तो शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसमें 2 क्लॉज होते हैं। यदि कोई चल संपत्ति ले रहे हैं तो अनुमति लेनी है। अगर अचल संपत्ति ले रहे हैं, स्थायी संपत्ति ले रहे हैं, और जिससे भी आप ये व्यवहार कर रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, और उससे आपका कोई पदेन संबंध है, तो फिर शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। यदि कोई पदेन संबंध नहीं है तो फिर शासन को सूचना देनी होती है, जो शासन ग्राह्य करता है, मान्य करता है। नियोक्ता को आप देंगे ये उचित माध्यम से। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संपत्ति का विवरण देने वाला क्लॉज है नियम 19, ये चतुर्थ श्रेणी के जो शासकीय सेवक हैं उन पर अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो बिना शासन की अनुमति के चतुर्थ श्रेणी शासकीय सेवकों को छोड़कर कोई भी हम चल अचल संपत्ति लेते हैं तो हमको अनुमति लेनी पड़ेगी। हम उसका हस्तांतरण भी बिना शासन की अनुमति के नहीं कर सकेंगे, चाहे वो पट्टे की बात हो, क्रय विक्रय की बात हो, बंधक की बात हो, दान की बात हो, कोई भी बात हो। ये हमें ध्यान रखना। अब नियम 20 की चर्चा करते हैं, जिसमें ये दिया गया है कि शासकीय सेवक शासन की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी ऐसे शासकीय कार्य की जो मान हानिकारक या आरोप का विषय बन गया, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए किसी न्यायालय या समाचार पत्र का सहारा नहीं लेगा। मतलब यदि आपको कार्यालयीन तौर पर कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है या आपको कोई आरोप पत्र दिया गया है विभागीय जांच के तहत, तो खुद को निर्दोष साबित करने के लिए आप ऐसे समाचार पत्र में कुछ बता दें कि ऐसा नहीं ऐसा है, या सीधे न्यायालय पहुंच जाए, तो ये नहीं होगा। इसीलिए ये रहता है कि अगर न्यायालय में भी जाना होता है तो फॉर्मल एक पत्र देना होता है कार्यालय में कि ऐसे ऐसी कार्रवाई इस नियम के अनुसार की जानी चाहिए, ये चीज़ पेंडिंग है, अपनी ग्रीवांसेस लाते हैं। फिर जब कोई कार्रवाई नहीं होती तब न्यायालय जाते हैं। इवन न्यायालय भी अगर कोई पिटीशन फाइल कर रहा है आपके लिए, कोई पिटीशन की सुनवाई हो रही है, तो वो भी उसमें क्लॉज रहता है कि आपने शासन के द्वारा जो भी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराए गए हैं उनका आपने उपयोग किया है। मतलब जहाँ तक आप शासन से अपेक्षा कर सकते थे अपने प्रकरण का निराकरण करने की, आपने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, वो सॉल्व नहीं हो पाया, इसलिए आपको न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। तो नियम 20 ये बाध्य करता है। नियम 21 ये बताता है कि शासकीय सेवक अपनी सेवा से संबंधित मामलों में अपने हितों के लिए वरिष्ठ अधिकारियों पर कोई भी राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डलाएगा, ना ही डलवाने का प्रयत्न करेगा।
तो जो एक अनुशंसाएं की जाती, रिकमेंडेशंस की जाती हैं, तो अविहित स्रोत ऐसा बोला गया है सामान्य प्रशासन विभाग के जो समय समय पे परिपत्र जारी हुए हैं उनमें। तो नियम 21 ये बताता है कि हमको किसी भी ऐसे राजनीतिक प्रभाव को इस्तेमाल करने से, किसी अन्य प्रभाव को इस्तेमाल करने से बचना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों पर इस प्रकार का दबाव नहीं। आगे हम चर्चा करते हैं नियम 22 की। तो नियम 22 हमें ये बताता है कि कोई भी शासकीय सेवक, यदि पुरुष है तो पत्नी जीवित होने पर, और अगर स्त्री है तो पति जीवित होने पर, वो शासन की पूर्व अनुमति के बिना दूसरा विवाह नहीं कर सकते। और वैसे भी हिंदू विवाह अधिनियम में ये निषेध है ही। और कोई भी शासकीय सेवक जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे वो भी अवचार माना जाएगा यदि तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद होता है। कट ऑफ डेट क्या हो गई इसमें? 26 जनवरी 2001। तो अगर वो शासकीय सेवा में है तो उसे अवचार माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में तो शासकीय सेवा में लिया ही नहीं जाएगा। नियुक्ति की शर्तों में इसको शामिल कर लिया गया है। नियम 23 हमें ये बताता है कि कोई भी शासकीय सेवक मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करेगा, है ना। इस संबंध में जो भी नियम बनाए गए हैं उनका पूर्ण रूप से वह पालन करेगा। अपने कर्तव्यों का पालन करते समय वो इस प्रकार की औषधियों का, मादक पेयों का उपयोग नहीं करेगा, ना उसके प्रभाव में रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान में भी वो नशे की हालत में उपस्थित नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम 23 में बाध्यता है। नियम 23 में एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे रोजगार नहीं लिया जाएगा, न तो कार्यालय में और न ही शासकीय सेवक के द्वारा व्यक्तिगत रूप से। हम जानते हैं ये बाल श्रम होता है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए। आगे इसमें नियम बताए गए, नियम 24, जो इस बात को बताता है कि यदि नियमों की व्याख्या करने में किसी भी प्रकार की कोई संदेह उत्पन्न होता है, इसकी व्याख्या करने में कोई संशय उत्पन्न होता है, तो फिर ये जो प्रकरण होंगे वो शासन को भेजे जाएंगे, शासन को संदर्भित किए जाएंगे और इस बारे में शासन का विनिश्चय ही अंतिम होगा। अनुमति लेना थी या सूचना देना थी या कोई काम किया जा सकता था बिना अनुमति लिए, तो जिससे भी स्थिति बनेगी वो शासन को इसमें डिसाइड करना होगा। तो ऐसे यदि हम देखें तो इन 26 नियमों में से अधिकांश नियम हम जानते हैं, बस अंतर थोड़ा सा ये है कि हमने उनको नियमों के संदर्भ में पूरा पूरा नहीं पढ़ा है कि ये उल्लेखित कहाँ पर हैं। तो अगर अभी हम एज समरी इसको याद करें तो हम ऐसे ध्यान कर सकते हैं कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में कुल 26 नियम हैं। 23 जुलाई 1965 से ये प्रभावी है। नियम 3 बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सन्निष्ठा दी गई है, कर्तव्य परायण दिया गया है, अनुशासन में रहना दिया गया है, शिष्टता का व्यवहार दिया गया है, कार्यों को समय पे करने के लिए बोला गया है, शासकीय जो आवास है उसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा, किसी को दिया नहीं जाएगा। शासन की जो भी नीतियाँ हैं, चाहे वो विवाह की आयु हो, पर्यावरण की रक्षा हो, वन्य जीवों की रक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से बचने की बात हो, वो किया जाएगा। तो नियम 3 में आ गए हैं। नियम 7 में ये है कि बिना पूर्व स्वीकृति के किसी भी अवकाश पर प्रस्थान नहीं किया जाएगा। नियम 16 में आ गया है कि कोई भी योग्यता बढ़ानी है तो उसके लिए शासन से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी और शासन के बिना अनुमति के ऐसे ही कोई व्यापार भी नहीं किया जाएगा। नियम 19 बताता है कि कोई भी चल अचल संपत्ति ली जाएगी तो उसके पहले शासन की अनुमति ली जाएगी। तो ख़ास बात यही है इसमें, अगर इतने भी हम ध्यान रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरे बच्चे के लिए है कि 26 जनवरी 2001 की डेट ध्यान रख सकते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से हमको काम नहीं लेना है। तो ये खास बातें हैं जो सिविल सेवा आचरण नियमों के संदर्भ में आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर याद करने के हिसाब से नियम ध्यान भी नहीं रहते हैं तो आप इनका कंटेंट ध्यान रख के पैरा पैरा के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी। अगर ये 4 नियम 3, 7, 16, 19 ये भी आपने अच्छे से याद कर लिए तो आपका आंसर काफ़ी अच्छा बन जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया है, चूँकि अभी आपकी परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र इसको बनाया है मैंने, अगर आपको समझ नहीं आया आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें। बहुत अच्छी तैयारी कीजिए अपनी परीक्षा की। बहुत सारा धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री महाकाल।